चलो नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं, बहुत माथा को टोक रही है यार ये वीडियो बनाने की, गले में सांप लटका के घूमा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता। देखो विद्युत ऋणात्मकता में ऐसा होता है कि मानो कि कोई अणु है कि भाई HCl या H2O, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और सिंगल बॉन्ड बनता है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, ठीक है ना। तो ये जो आबंध होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बना हुआ होता है और इस आबंध को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक आबंध। अब किसी तत्व के अंदर इस सहसंयोजक आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, योग्यता होती है। उस योग्यता को हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या? किसी तत्व के अंदर जो सहसंयोजक आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन युग्म, दोनों की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, वो प्राप्त नहीं कर लेता है, वो आकर्षित करके रखता है, अर्थात वो भविष्य में कभी उसके को मौका मिला तो वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसके लिए ऐसा कहेंगे, आबंध में रहे इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। प्रत्येक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता अलग अलग होती है। उसके बारे में कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा हो चुकी है और विद्युत ऋणात्मकता का हम लोग कोई मान नहीं दे सकते। जैसे कि हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या का मूल्य दिया, आयनन एंथैल्पी का मूल्य दिया कि माइनस इतना, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का भी हम लोग कोई एक प्रॉपर मूल्य दे सकते हैं, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता के लिए हमारे पास ऐसा कोई मूल्य नहीं है, ठीक है ना। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का जो संबंध है वो तत्व के आयतन के साथ है, तत्व के आयतन के साथ। तत्व के आयतन के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मूल्य संबंध विरुद्ध प्रकार का है, अर्थात आयतन छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता भी अधिक होगी। आयतन बड़ा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता भी कम होगी। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग जब टॉप टू बॉटम बात करते हैं आवर्त सारणी में, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बताओ आयतन के लिए क्या होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ने से क्या होगा, विद्युत ऋणता कम होगी। विद्युत ऋणता कम होने से क्या होगा कि ऐसे बड़े आयतन वाले तत्व आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर पाने की क्षमता कम होगी। वह तत्व जिनका आयतन अधिक है उसकी
इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता कम होगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणता क्या होगी, जो है घटेगी, क्योंकि आयतन क्या होता है, बढ़ता है। चलो लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट में आयतन में क्या था कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयतन छोटा होता है, आयतन घटता है। यदि उसका आयतन घटेगा, उसका कद घटेगा, तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी। विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मों को प्राप्त करने की या आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और उसको जो है आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन से तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी। कि भाई विद्युत ऋणता अधिक का मतलब कि उसका आयतन सबसे छोटा होगा। अब आवर्त सारणी में आप लोग मुझे बताओ कि सबसे छोटा आयतन किसका होगा। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयतन छोटा होता है। देखो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट गए तो आयतन ये छोटा हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो आयतन बढ़ता है। आयतन कब बढ़ेगा, जब छोटा होगा तो ही बढ़ेगा ना। उसका मतलब कि सबसे छोटा आयतन किसका है, फ्लोरीन का। अर्थात विद्युत ऋणात्मकता सभी तत्वों में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। विद्युत आयतन सबसे छोटा होने के कारण विद्युत ऋणता भी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त कर लेगा, आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने के बाद वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो देखो यहाँ पर एक मूल्य दिया हुआ है विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 1 से 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 से 4। फ्लोरीन की ऋणात्मकता सबसे जो है अधिक है। दूसरे नंबर के आवर्त की बात है। और ये तीसरे नंबर के आवर्त में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, परंतु फ्लोरीन से क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आयतन बढ़ जाता है, क्लोरीन का आयतन बड़ा होगा, इसलिए इसकी विद्युत ऋणता फ्लोरीन की तुलना में कम होगी। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, जिसका आयतन सबसे छोटा है, कौन है, फ्लोरीन है। बोलो समझ में आया? ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता का मतलब ये है कि वो हमेशा आंशिक रूप से ऋण आवेश वाला होगा। अर्थात वो भविष्य में कभी भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके ऋण आवेश बना सकता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे भौतिक गुणधर्म, जिसमें आवर्तिता हम लोगों ने देखी। अब हम लोग आगे बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्ती प्रवृत्ति। थ्री 3.7.2 है। रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। देखो रासायनिक गुणधर्म में आवर्ती प्रवृत्ति बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोगों को उसमें से सिर्फ 2 ही पढ़नी है। उसमें से पहली है संयोजकता में आवर्तिता। या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो इसमें हम लोगों को 2 शब्द समझने हैं, संयोजकता और ऑक्सीकरण।
वैसे दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, खाली नाम अलग अलग दिया गया है। पुराने जो है थियरियों में संयोजकता शब्द इस्तेमाल होता था, नई थियरियों में, नई टेक्स्ट बुकों में अब जो है वो ऑक्सीकरण का नाम इस्तेमाल हो रहा है। संयोजकता या ऑक्सीकरण क्या होता है कि किसी भी तत्व की जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता या ऑक्सीकरण कहा जाता है। अथवा तो उस संख्या को 8 में से घटाने पर जो प्राप्त होती है उसे हम लोग संयोजकता या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो संयोजकता या ऑक्सीकरण क्या है कि भाई बाह्यतम कक्षा में रहे हुए किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 8 में से घटाने पर जो कम मूल्य हो, जैसे कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कम है और 8 में से घटाते हैं तो बढ़ जाती है, तो जो कम वाली संख्या है ना वो हम लोग लेंगे, तो जो कम हो वो उसकी संयोजकता कही जाती है। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि भाई मैग्नीशियम 12 नंबर का तत्व, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नियोन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 3s2 बाह्यतम। अब ये जो 3s2 है वो बाह्यतम कक्षा है, उसमें रहे हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो उसकी संयोजकता या तो 2 होगी या तो 8 में से घटाने पर 6 होगी। तो कौन सी मानी जाएगी? तो जो कम है ना वो मानी जाएगी। बोलो समझ में आया? अब संयोजकता, इसे तुम लोग संयोजकता कहो या ऑक्सीकरण कहो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये तो मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हुई? 2। संयोजकता और ऑक्सीकरण से और क्या जानकारी मिलती है? और ये जानकारी मिलती है कि वो हमेशा 2 आबंध बनाएगा, अर्थात जितनी संयोजकता होती है उतनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, उतनी ही वो अपने दूसरे तत्व के साथ, अन्य तत्व के साथ उतने आबंध वह बनाता है। इसका हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका हम लोग किसी भी तत्वों के लिए उसका अणुसूत्र बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले थोड़ा सा सीधा समझा दूँ, फिर हम लोग उल्टा समझेंगे। भाई ये अणुसूत्र हम लोगों को दिया गया है, तो अणुसूत्र में दिए गए प्रत्येक तत्व की ऑक्सीडेशन अवस्थाएं बताओ। तो हम लोग को क्या करेंगे कि भाई दोनों तत्वों के लिए पहले अलग अलग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हेली बेबो काना ओ मतलब के 8 नंबर का है ये, और फ्लोरीन जो है वो 9 नंबर का है। हीलियम, उसकी अंदर की इलेक्ट्रॉन रचना 2s2 2 और 2, हीलियम 2 है, 2 और 2 4, 2p4, और फ्लोरीन के लिए है 2s2 2p5, ठीक है। इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसकी संयोजकता, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 है, उसी के लिए उसकी संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या उसकी 7 है। तो हम लोग 6 और 7 नहीं लिख सकते, इसको 8 में से घटाएंगे तो 2 मिलेगी, इसको 8 में से घटाएंगे तो हम लोगों को 1 प्राप्त होगी। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन अवस्था 2 है और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन अवस्था 1 है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब यहाँ पर ऑक्सीजन के फ्लोरीन के लिए यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन के लिए 2 है, तो उसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 आवेश है और फ्लोरीन के ऊपर 1 आवेश है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन के पैरों में 1 लिखा जाएगा और फ्लोरीन के पैरों में 2 लिखा जाएगा। वैसे हम लोग 1 लिखते नहीं हैं, फ्लोरीन के पैरों में सिर्फ 2 लिखा जाएगा, और इस तरह से ये अणुसूत्र तैयार होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था, F2O मैं ऐसे लिख देता तो नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ कि भाई जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो उसको हम लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है वो कैसे पता चलेगा? तो वो तो हम लोग ने थियरी पढ़ ली। हम लोगों को ये पता है कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, है ना, 8 से 9
8 परमाणु क्रमांक, 9 परमाणु क्रमांक, आवर्त कोष्ठक परमाणु क्रमांक के हिसाब से याद करो। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं या तो तत्वों के हिसाब से याद करो। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्वाभाविक है आयतन घटता है, आयतन छोटा होता है, आयतन छोटा होता है अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, अर्थात 9वें तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक। और वैसे भी हमको पता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सभी तत्वों में सबसे अधिक है, इसीलिए ये हमेशा नेगेटिव होगा और उसके पहले वाला पॉजिटिव माना जाएगा, कम विद्युत ऋणात्मकता वाला माना जाएगा। तो पहले वो तत्व लिखते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो और बाद में वही तत्व लिखते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो। अर्थात हमको ये पता चला कि इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था 2 है और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन अवस्था 1 है, अर्थात संयोजकता 2 है, अर्थात ऑक्सीकरण 1-2 है, संयोजकता 1 है, ऑक्सीकरण 1 है, कोई भी नाम बोलो सब चलता है, ठीक है ना। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 1 ही होगा, फ्लोरीन 2 होंगे, इसीलिए अणुसूत्र क्या मिलेगा OF2। ये माइनस होगा, ये प्लस माना जाएगा उसकी तुलना में। चलो अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है Na2O, ठीक है, Na2O। स्वाभाविक है ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन 8वें नंबर का ऊपर है जबकि सोडियम 11वें नंबर का यहाँ नीचे होता है। ये होता है 3 लिथियम, फिर ये होता है 8, 9, 10 और फिर 11। आवर्त कोष्ठक आना चाहिए आपको, पूरा आवर्त कोष्ठक मैंने सिखा दिया है। तो ये ऑक्सीजन से नीचे है, स्वाभाविक है ऑक्सीजन से नीचे है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयतन बढ़ता है। वैसे भी ये n=2 है आवर्त मुख्य क्वांटम संख्या और ये 3 है, मतलब कि ये आवर्त नंबर 2 है, आवर्त नंबर 3 है, ये इसके नीचे है। ऊपर से नीचे आने पर हमेशा आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, अर्थात इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। लेकिन हमको संयोजकता गिननी है तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन अंक लिखने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन अंक कितना आया था 2 बराबर। सोडियम के लिए कितना होगा हम लोग गिनेंगे, नियॉन 3s1, तो बाह्यतम कक्षा में कितना है 1, तो इसमें 8 में से घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 7 हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 और 8 में कम से कम कौन सा है 1 है। तो सोडियम के लिए 1 होगा और ऑक्सीजन के लिए -2 हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे +2 था और -2 है, लेकिन इसमें ऐसा था ना कि फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कम थी इसलिए वो प्लस लिखा गया, और सोडियम की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है इसलिए वो माइनस लिखा गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस ले जाएंगे तो Na2 हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 लिखेंगे नहीं, तो पहले विद्युत ऋणात्मक कम हो धनात्मक हो वो लिखा जाता है, बाद में विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो ऋणात्मक हो वो लिखा जाता है। बोले समझ में आया। और इसी तरह से पूरा आवर्त कोष्ठक के लिए एक ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता की एक लिस्ट बनाई गई है जो यहाँ पर समूह के अनुसार दी गई है कि समूह नंबर 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, 13 हो तो 3, 14 हो तो 4, 15 हो तो 5, 16 हो तो 6, 17 हो तो 7, ठीक है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसकी संयोजकता यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पे संयोजकता देखो 2-2 दी गई है, क्योंकि जब इसके पास संयोजक बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो या तो 5 होगा या तो उसको 8 में से घटाने पर वो 3 मिलेगा, इसीलिए 3 और 5 दोनों लिखे। यहाँ पे 6 है लेकिन 6 में से घटाएंगे 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा इसलिए दोनों लिखे हैं। यहाँ पे 7 तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा इसलिए 1 और 7 दोनों दिए हैं। यहाँ पे 8 तो उसके लिए 2 होते हैं। तो वो कब इस्तेमाल होगा वो हम लोगों ने अभी देखा कि 8 जो है ना हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर कि ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने कभी प्लस लिखा कभी माइनस लिखा। बोलो समझ में आया। अब उसके लिए हम लोग और उदाहरण और जो है एग्जाम्पल करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास उदाहरण 3.8 है, उसको हम लोग करते हैं 3.8। आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित युग्मों वाले तत्वों के संयोग से बने यौगिकों के अणुसूत्र की प्रागुक्ति कीजिए। देखो आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए मैंने इस चैप्टर को जब चालू किया था तब सबसे पहले आवर्त सारणी चलाया था। आवर्त सारणी के बिना आप लोग इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार आवर्त सारणी आता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये घटेगा वो बढ़ेगा,
ठीक है ना। ये संयोजकता, वो संयोजकता, ये ऑक्सीकरण संख्या, वो ऑक्सीकरण संख्या, वो सब कुछ आवर्त सारणी से आता है। तो यहाँ पर पहला हमको दिया गया है सिलिकॉन और ब्रोमीन। तो सबसे पहले हम लोगों को सिलिकॉन और ब्रोमीन वो कौन से नंबर के तत्व हैं वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो आवर्त सारणी में नाम, मगन, आल, सी, सिलिकॉन मुझे मिल गया 11, 12, 13, 14। तो सिलिकॉन जो है वो 14 नंबर का तत्व है। और ब्रोमीन का मुझे परमाणु क्रमांक याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ब्रोमीन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन यहाँ पर आ रहा है, उसका मतलब कि ये हैलोजन है जो समूह नंबर 17 में आता है। किस में आता है? समूह नंबर 17 में। और समूह नंबर 17 के लिए उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था 7 है, जो मुझे याद है। 10 में से घटाएंगे तो 7 मिलेगा। तो ब्रोमीन के लिए 7 है, लेकिन फिलहाल हम लोग सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेते हैं। सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता था? नियॉन 3s2 3p2। इसीलिए उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 4, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4। ओके, समझ में आ गया? हाँ। ब्रोमीन का मुझे तत्व या परमाणु क्रमांक याद नहीं है, लेकिन उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। लेकिन उसे 8 में से घटाएंगे तो कितने मिलेंगे? 1। तो स्वाभाविक है कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो 7 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना उसे सरल रहेगा। देखो, इलेक्ट्रॉन को मुक्त नहीं कर सकते, उसके लिए ऊर्जा बहुत चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त करेगा, इसीलिए उसकी संयोजकता कितनी तय की जाएगी? 1। वैसे भी मैंने कहा ना कि भाई 8 में से घटाने पर जो मिलेगी वो उसकी कम से कम जो हो ना वो हम लोग मान लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगी ब्रोमीन। अब तय ये करना है कि सिलिकॉन का 4 और ब्रोमीन का 1, उसमें से प्लस कौन सा और माइनस कौन सा। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी वो प्लस होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वो माइनस होगा। अब मुझे को यहाँ पर ब्रोमीन जो है 17वें समूह में दिख रहा है, तो सिलिकॉन कहाँ होगा? 14 नंबर में है, इसीलिए वो 14 नंबर में ही होगा। कहाँ होगा वो? 14 नंबर में ही जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम लोग लिखते हैं ना आवर्त कोष्ठक में 18 से फिर 17 से 16, 15, 14, ठीक है ना। तो 14 ऊपर है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो 35वां नीचे की तरफ है। और वैसे भी जब हैलोजन आ जाए ना, हैलोजन, तो इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा ना 1 इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त कर सकता है। सारे के सारे हैलोजन तत्व इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त करेंगे और उनकी विद्युत ऋणता दूसरे की तुलना में जो है वो अधिक ही आएगी। और जिसकी विद्युत ऋणता अधिक आएगी वो माइनस होगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी वो प्लस होगा। इसीलिए प्लस वाला पहले लिखा जाएगा और माइनस वाला बाद में लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, तो सिलिकॉन के पैरों में 1 आएगा वो लिखेंगे नहीं, और ब्रोमीन के पैरों में 4 आएगा वो लिखेंगे। तो इसका अणु सूत्र हुआ SiBr4। बोलो, समझ में आया? तो ये आवर्त सारणी आएगी तो हम लोगों को आएगा। अभी उसमें दूसरा बाकी है, क हुआ, ख बाकी है। एल्यूमिनियम है और सल्फर है। नाम, मगन, आल। एल्यूमिनियम 13 नंबर का है। नाम, मगन, आल, CpS। सल्फर 16 नंबर का है। वैसे भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना। 13, 14, 15 और 16 इसके परमाणु क्रमांक याद थे, इसलिए थोड़ा सा इजी हो गया। और ये एक ही आवर्त में होंगे और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। ये छोटा तत्व होगा, ये बड़ा तत्व होगा। इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। समझ गए? अब 13 है, इसलिए बाह्यतम कक्षा में 10 में से निकाल दो तो 3 बचेगा, 10 में से 3 निकाल दो तो 6 बचेगा। वैसे एल्यूमिनियम के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जो है इसको लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? नियॉन 13 नंबर है, 10 आ गया, 3s1 3s2 3p1, अर्थात ये बाह्यतम कक्षा में 3 है, 2 और 1 3। चलो अब सल्फर 16 है, तो ये होगा नियॉन 3s2 10, 3p4 6। तो 6 को क्या करेंगे? 8 में से घटाकर देखते हैं। 8 में से घटाएंगे तो 2 मिलेगा। इसको 3 को भी 8 में से घटा दे तो 5 मिलता, 5 लेकिन ज़्यादा हो जाता। 6 को 8 में से घटाएंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 माना जाएगा, 6 माना जाएगा नहीं।
अर्थात सल्फर के लिए 2 ऑक्सीडेशन अवस्था है और एल्यूमिनियम के लिए 3 है, तो हम लोग लिखेंगे एल्यूमिनियम के लिए 3, सल्फर के लिए 2, परंतु एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणात्मकता कम है, सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। इसको 3 यहाँ ले जाएंगे, 2 यहाँ जाएगा, तो Al2 आएगा और S3 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इस संयोजकता को इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।